हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और आगे की कुछ इसी सीरीज़ में कंटिन्यू रखने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझेंगे, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, हिस्टोरिकल ओरिजिन से, कंपनी रूल एंड देन क्राउन रूल, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ 1947 से 2025 तक, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो सब हम समझेंगे इस सीरीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से। आज इस क्लास में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड देन कंपनी रूल। कंपनी रूल के अंडर कौन कौन से लॉज आए, रेगुलेटिंग एक्ट आया, देन अमेंडिंग एक्ट, फिर पेट्स इंडिया एक्ट, देन लेटर ऑन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लेटर 1853। तो आज की क्लास में ये सारे चार्टर्स हम समझने वाले हैं, इनमें क्या क्या मेजर फंक्शंस थी, क्या क्या नई पावर्स दी गई थी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में 1600 में जस्ट एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ वन से उन्हें चार्टर मिला था जिसके अंडर उन्हें पावर दी गई थी कि वो ईस्ट में जाके इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आए तो वो लोग बस ट्रेडिंग कंपनी के लिए थे। तो 1765 तक दे वर ओनली अ प्योरली ट्रेडिंग कंपनी एंड लेटर ऑन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन थे? ब्रिटिश प्रोविंस थी एक साइड में एंड दूसरी साइड मुगल एम्पायर। तो इस वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं एंड हराया था मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड को। शाह आलम को सेकंड को हराने के बाद उस वॉर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होने के बाद ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स ग्रांट कर दिए जाते हैं ऑन द एरिया ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। इन तीन एरियाज के दीवानी राइट्स ग्रांट कर दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स को। दीवानी राइट्स क्या होते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन या फिर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, उन सबको भी अब ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो दीवानी राइट्स मिलने के बाद कंपनी अंदर टेरिटोरियल पावर की तरह ग्रो हुई, बट 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली थी इंडिया को रूल करने की। तो देखते हैं ब्रिटिशर्स के जाने के बाद फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है एंड देयर वाज नीड अराइजेस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना स्टार्ट होता है 1946 से। फिर 1950s में हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं 26 जनवरी को। फर्स्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वॉज अ एक्ट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। फर्स्टली इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट to control and regulate the affairs of East India Company in India. Secondly, it recognized for the first time the political and administrative functions of Britishers of East India Company in India. Thirdly, it laid down the foundation of central administration in India in the first time. The major features of this act were फर्स्टली गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पोजीशन चेंज कर दी गई थी। पहले गवर्नर की पोजीशन होती थी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बट अब इस पोजीशन को हायर अप दे दिया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेटर ऑन सेकंड मेजर चेंज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये आया था कि प्रीवियसली क्या होता था, जो गवर्नर्स होते थे बॉम्बे और मद्रास के, बंगाल के, ते इक्वली पावर पे स्टैंड करते थे। बट इस एक्ट के बाद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक हायर पावर दे दी गई एंड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास विल बिकम द सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। थर्ड मेजर चेंज वॉज इस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट होता है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। ये वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। और इसी एक्ट में बोला गया था कि एक चीफ जस्टिस होंगे, 3 जजेस होंगे अदर। इस एक्ट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब इस एक्ट को इसलिए लेके आया गया था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए ये वाला एक्ट लेके आया गया था। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ जो मेजर चेंजेस किए थे। एक और पॉइंट, इसी एक्ट को बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मेजर चेंजेस थे गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को एक्सक्लूड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से, कि प्रीवियसली गवर्नर जनरल एंड देयर काउंसिल कैन बी इंक्लूडेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट अब उन्हें रिमूव कर दिया गया था। एंड सेकेंडली जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से रिमूव कर दिया था कि अब उनके ऑफिशियल एक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर डिस्कस नहीं हो सकता है। सेकेंडली, it also excluded the revenue matters
एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि कंपनी के सर्वेंट्स कोई भी इशू होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है वाइल कलेक्टिंग द रेवेन्यू, तो उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था। ये रेवेन्यू कलेक्शन का हम सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को ये पावर कैसे मिल गई, यही पावर मिली थी दीवानी राइट्स के थ्रू, जब ब्रिटिशर्स शाह आलम के अगेंस्ट में बैटल ऑफ बक्सर की वॉर जीत जाते हैं। उसी वॉर के बाद से मेजर चेंजेस आए ईस्ट इंडिया कंपनी में। पहले तो वो ट्रेडिंग कंपनी थी, लेटर ऑन वो टेरिटोरियल रूलिंग पावर बने थे इंडिया में। थर्ड चेंज जो लेके आया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जुरिडिक्शन दे दिया गया था सभी इनहेबिटेंट्स के, कि बंगाल के जो भी इनहेबिटेंट्स हैं, हिंदू मुस्लिम या जो भी लोकल पॉपुलेशन है, उनके बीच में अब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे भी रिजॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। एंड इसमें हिंदूज को गवर्न किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स विल बी गवर्नड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। ये चेंजेस आए थे अमेंडिंग एक्ट 1781 के बाद से। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आया था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट में जो मेजर चेंजेस लेके आए गए थे, फर्स्टली इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, की कंपनी के कमर्शियल पर्पस अलग होंगे, पॉलिटिकल फंक्शन अलग होंगे, कि इन्हें सेपरेट कर दिया गया था। सेकेंडली इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। यहाँ पे दो सेपरेट बॉडी बना दी गई थी। फर्स्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी, सेकंड बनाई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने का, कि कंपनी के कोई भी कमर्शियल अफेयर्स हैं उन्हें मैनेज करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड सेकेंडली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दे दी गई थी कि सारे पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसी एक्ट के बाद से एक मेजर चेंज हमें दिखता है डबल सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, कि दो सेपरेट गवर्नमेंट रहेंगी, दो अलग बॉडीज रहेंगी अलग अलग चीज़ों को एडमिनिस्टर करने के लिए। थर्ड मेजर चेंजेस था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब पावर दे दी गई टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस ऑफ द कंपनी। एंड इंडिया में जो भी पोजीशंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसे फर्स्ट टाइम 1784 के एक्ट में बुलाया गया कि ये ब्रिटिश पोजीशंस हैं, कि इससे पहले वो इंडियन पोजीशंस से, इंडियन लैंड था, बट इस एक्ट के बाद से अब ब्रिटिशर्स की जो भी लैंड थे या जो भी एरिया उन्होंने कैप्चर किया था, अब उसे ब्रिटेन के पोजीशन के अंडर मान लिया गया था। Thus the act was significant for two reasons. Firstly, the company's territory in India for the first time called British possessions in India, and secondly, the British government was given the supreme control over the company's affairs and its administration in India. इसका एक छोटा सा एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में मेजर चेंजेस नहीं थे, मेजर चेंज बस ये था कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जा रहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उनने अपनी दो डिमांड्स रखी थी। उनकी दो डिमांड्स क्या थी? फर्स्ट डिमांड थी कि उन्हें एक्सक्लूसिव पावर दी जाए टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ काउंसिल, कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी 4 मेंबर्स की प्लस द गवर्नर जनरल, टोटल 5 मेंबर्स, तो इसमें जो भी डिसीजन लेंगे मेजॉरिटी के थ्रू लिया जाएगा, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में गवर्नर जनरल इस पावर को ओवरराइड कर सकते हैं अपनी काउंसिल के डिसीजन को। एक ये वाली डिमांड रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सेकंड थी कि ही वॉज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम। अब जैसे कमांडर इन चीफ वाला वर्ड हम देखते हैं आज, जैसे प्रेसिडेंट के पास भी कमांडर इन चीफ बोला जाता है कि इंडिया की सारे मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। तो वैसे ही ऐसी पावर्स डेवलप होते होते ही जो चेंजेस ये सारे एक्ट्स आए हैं, यही एक्ट आके लेटर ऑन एक्ट बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसी से ऑलमोस्ट 50-60% कंटेंट लिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन प्रीवियस एक्ट्स को और हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इस एक्ट के मेजर फीचर्स क्या थे? फर्स्टली, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में और भी कंपनी एग्जिस्ट करती थी, बट ट्रेड कौन करेगा? इंडिया के साथ जो भी बिजनेस करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। एंड ये एक्ट सारे बन कहाँ रहे थे? एक डाउट आया होगा उनमें। तो ये सारे एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे, फिर इंडिया में अप्लाई किए जाते थे। तो इस एक्ट का मेजर फीचर था कि इसने ट्रेड मोनोपोली कंपनी की ख़त्म कर दी थी इंडिया में। ट्रेड मोनोपोली की अब बाकी मर्चेंट्स भी इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। मोनोपोली सिर्फ एक ही चीज़ की बची थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, दैट इज़ ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, की चाइना के साथ और टी की ट्रेड, जो चाय पत्ती की जो भी ट्रेड होगा वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली में ही थी। सेकेंड चेंज, द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, कि अब कंपनीज की जो भी टेरिटरी है इंडिया में उसका सोवरन रूलर कौन है, उसके ऊपर सोवरन कंट्रोल किसका रहेगा? तो ब्रिटिश किंग क्वीन का ही रूल रहेगा।
Thirdly, it allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose to enlighten the people of India regarding the religion of Christianity. फोर्थ मेजर फीचर जो इस लॉ में आया था, इस एक्ट में आया था, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियंस, कि इंडिया में अभी लोग पढ़ रहे थे अपने गुरुकुल में, हिंदू मुस्लिम मदरसे में जा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए, इसलिए इस एक्ट में ये लेके आए कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करना चाहिए। लॉर्ड मैक्लॉय का नाम आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। इस एक्ट में यही कुछ 4 चेंजेस थे। चलिए नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्ट आया था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में भी काफ़ी चेंजेस लेके आए गए। सबसे बड़ा मेजर चेंज इस एक्ट में था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन होती थी उसे हटा के अब बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, की ओवरऑल इंडिया में जो भी टेरिटरीज हैं, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, हाँ अपनी मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, इन सब के ऊपर आगरा वाला एरिया हो गया, सबका कौन रूलर रहेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड मेजर चेंज आया था कि अभी बॉम्बे में, मद्रास में कोई भी लॉ लेके आना था, कुछ भी चेंजेस लेके आने थे, तो वहाँ के गवर्नर के पास ये पावर रहती थी टू मेक अ लॉ, बट ये लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे से और गवर्नर ऑफ मद्रास से, कि अब कोई भी लॉ लेके आना है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके आएंगे, आपके पास वो पावर अब नहीं है, तो उनसे ये पावर छीन ली गई थी। Secondly, it ended the activities of the East India Company as a commercial body, which became a purely administrative body. अब इस एक्ट के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल फंक्शंस को खत्म कर दिया गया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज द फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटेन इन इंडिया। फोर्थ चेंज वॉज ब्रॉट इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। जैसे आज के टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एग्जाम होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए, वैसे ही ब्रिटिशर्स ही आईसीएस का एग्जाम लेके आए थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इस सर्विसेज को बोला गया कि अब इंडियंस भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो ये इस एक्ट में चेंज लेके आया गया था, बट गवर्नर जनरल की काउंसिल ने इसे अपोज किया, तो ये वाला चेंज रिमूव कर दिया गया था। सो दिस प्रोविजन वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1833। नेक्स्ट मेजर लॉ आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट लॉ था जो एक्ट आया था ब्रिटिशर्स का पहले, अपने ब्रिटिश क्राउन के अपनी पावर अज्यूम करने से पहले, तो लास्ट एक्ट था ब्रिटिश क्राउन के इंडिया में आने से पहले। This was the last of series of charter acts passed by the British Parliament between 1793 and 1853. So इस चार्टर के मेजर फंक्शंस क्या थे, मेजर फीचर्स क्या थे? फर्स्टली, for the first time legislative and executive functions of the Governor General's Council were separated। कि जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं प्रेजेंट में, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग, एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, एंड जुडिशरी का टू मेंटेन द बैलेंस, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे सॉल्व करने का। तो फर्स्ट टाइम 1853 में इन दो फंक्शंस को सेपरेट किया गया था कि लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग रहेगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होगा। तो इसी एक्ट में फर्स्ट टाइम ट्रीट किया गया स्पेशल फंक्शन रहेगा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के 5 मेंबर्स रहेंगे 4+1 जो लॉ मेकिंग का काम करेंगे। सेकेंडली, इट इंट्रोड्यूस एंड ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। जो हमारे इंडियन चार्टर एक्ट 1833 में चेंज लेके आया गया था, इसे फाइनली 1853 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि अब इंडियंस भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बिकम अ सिविल सर्वेंट। चलिए ये बताइए, इंडिया का फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन थे? इंडिया के फर्स्ट सिविल सर्वेंट बने थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ये। 1863 में फर्स्ट इंडियन वो बिकेम द सिविल सर्वेंट। Third major change that was brought in this act was it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on the trust of British Crown। कि British Crown जब तक ट्रस्ट कर रहा है तब तक इन टेरिटरीज और पोजेशन को आप रिटेन कर सकते हो, नहीं तो ब्रिटिश प्रोविंस या ब्रिटिश क्राउन कभी भी चाहे तो इन्हें आपसे ले सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। And the last major change was brought was it introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council। कि जो लॉ मेकिंग जो बॉडी रहेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, कि एक मेंबर अपना आना चाहिए मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एंड एक आगरा से, कि बाकी लोकल एरियाज से भी एक मेंबर होने चाहिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में। सो ये मेजर चेंजेस आए थे चार्टर एक्ट 1853 में।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द क्राउन रूल। अब हम क्राउन रूल को अच्छे से समझेंगे कि क्राउन रूल 1858 से 1947 तक कैसे फंक्शन हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, एंड उन चेंजेस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।